अभी मैं आपको समझाऊंगा एम्ब्रियोलॉजी कोई भी अभी हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके सबसे पहली प्रोसेस हमें समझनी पड़ेगी फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो दो गैमेट्स होते हैं वो दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, मतलब कि जो एन और एन सेल हो गए वो दोनों फ्यूज़ होकर 2N बॉडी का एक जाइगोट बनाएंगे। अब ये होता क्या है कि अगर अगर डेफिनेशन देखेंगे ना तो थोड़ी अटपटी है। देखो, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू हाईली स्पेशलाइज और मेच्योर हैप्लोइड जर्म सेल्स ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटोजुआ। यहाँ पे स्पर्म मैंने नहीं बोला, परफेक्टली मेच्योर स्पर्म को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजुआ कहते हैं। वो क्या करेगा, रिजल्ट करेगा और फॉर्म करेगा एक अनस्पेशलाइज्ड डाइप्लॉइड मोनोन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल, उसका नाम है जाइगोट। तो जाइगोट क्या है, वो अनस्पेशलाइज्ड सेल है। अब स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड ये होता क्या शब्द, वर्ड वर्ड का क्या मतलब है। तो स्पेशलाइज मतलब कि कोई भी बॉडी का सेल होता है उसका काम पता होता है उसको, कि जैसे कि गेमेट्स का काम है रिप्रोडक्शन में हेल्प करना, तो वो करेगा। अब जाइगोट का काम पता नहीं है उसको, वो कुछ भी पूरा बॉडी का कोई भी ऑर्गन बना सकता है, उसके पास इतनी सारी एबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं पोटेंसी, ठीक है। और जो मतलब अगर बॉडी के अंदर कोई भी स्टेम सेल है वो भी क्या होता है, अनस्पेशलाइज होता है, क्योंकि उसको वो कुछ भी बना सकता है बॉडी का कोई पार्ट। इसीलिए स्टेम सेल्स क्या है, अनस्पेशलाइज्ड। और बॉडी के अगर कोई भी फंक्शन देखोगे, देखे कि अगर कोई टिश्यू ले लो जैसे कि कोलाजन टिश्यू और अगर एपिथेलियल टिश्यू, तो उनको उसका वर्क पता होगा कि हमें यहाँ पे यह काम करना है, ठीक है। आरबीसी को भी पता होता है क्या काम करना होता है, ठीक है। जो बॉडी के अंदर कोई भी सेल्स होते हैं वो सब अपना काम जानते होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइज सेल, ठीक है। तो गेमेट क्या होते हैं, स्पेशलाइज सेल होते हैं, मेच्योर होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। और जाइगोट जब फॉर्म होगा तो वो क्या होगा, डाइप्लॉइड में फॉर्म हो जाएगा और न्यूक्लियस एक हो जाएगा। दोनों न्यूक्लियस एक होके, गेमेट्स के दोनों न्यूक्लियस एक होके क्या बना देंगे, मोनोन्यूक्लिएटेड, और क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे उसके, 2N हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन। अब अगर आपने दो मेरे पीछे वीडियो है जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल और गेमेटोजेनेसिस, अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार देख लो, क्योंकि पता नहीं चलेगा कि अगर ओम पढ़ रहे हैं तो ओम का जो गेमेट्स है वो कौन से स्टेज में है वो नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और देख लो एक बार। ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ओव्यूलेशन के टाइम कहाँ पे जाता है, फिमरी से एम्प्यूला में चला जाता है, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ये समझ लो कि ये एम्प्यूला, ये फेलोपियन ट्यूब ऐसे स्ट्रेट नहीं होती पर अभी ड्राइंग के लिए बता रहा हूँ, और ये ओवेरी है। तो इधर से ओव्यूलेशन से क्या होता चला जाएगा, सेकेंडरी oocytes। मैंने इसको रानी बोला था, याद है, उसके एज ए रानी के फॉर्म में लिया था कि इसको हम रानी कहेंगे। क्यों रानी कहेंगे आगे बताऊँगा, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte होता है ना, मैंने बोला था कि उसका जो मियोसिस डिवीज़न होता है ना वो स्टॉप हो जाता है, मतलब 1 कंप्लीट हो जाएगा, बट 2 के अंदर वो मेटाफेज में क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी प्रोसेस क्या होगा, ऐसे डायरेक्टली होती नहीं रहेगी, वो स्टॉप कर देगी, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है अभी। अगर फर्टिलाइजेशन हो तो ही वो आगे बढ़ाएगी। तो फर्टिलाइजेशन के रूप में वो दूसरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा क्या है कि आगे अगर मान लो जाइगोट बन भी गया तो क्या होगा, सेल डिवीज़न आगे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट होगी, पर उसके लिए क्या ज़रूरी है, फर्टिलाइजेशन। इसीलिए फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझना ज़रूरी है। अब फर्टिलाइजेशन जैसे ही सेकेंडरी oocytes एम्प्यूला में आता है ओव्यूलेशन के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वैसे ही उसके जो साइट होती है वहाँ पे एम्प्यूला के साइट में रहता है। डायरेक्ट फिमरी होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उधर से ये लेटरल 1/3 पार्ट है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का, उधर ये रहता है। तो स्पर्म अगर इधर ट्रैवल करके इधर आ गया तो ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कौन सी साइड पे होगा, एम्प्यूला और फेलोपियन ट्यूब के लेटरल 1/3 पे होगा, ठीक है। तो साइड समझ ली, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन समझ ली, साइड समझ ली। अब फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस में होता क्या है, तो फर्टिलाइजेशन, तो अभी हम इधर 3 स्टेज पे हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को समझना एज ए इनफर्टिलिटी के केसेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन 3 स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं है और इनफर्टिलिटी रहती है, ठीक है। तो स्टेजेस में टोटल 3 स्टेजेस में हमने इसको फर्टिलाइजेशन को समझते हैं। अप्रोक्सीमेशन ऑफ गेमेट्स, मतलब कितने गेमेट्स और दोनों का साथ में मिलना, वो भी अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये दोनों ऐसा हम मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो कि ये दोनों साथ में मिले।
अब कोई भी टाइम पे स्पर्म निकलेगा, इधर आएगा, तो उसको ओम नहीं मिले, वो सेकेंडरी oocytes नहीं मिलेगा, और सेकेंडरी oocyte इधर रहेगा, तो उस दिन पे उसको स्पर्म मिलना भी ज़रूरी। तो वो दोनों का साथ में होना ज़रूरी है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। स्पर्मेटोजुआ का ट्रांसपोर्ट ठीक से होना, सीमेन का ठीक से बनना, मैच्योरिटी और मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, ठीक है, वो तो होता ही है। मतलब अगर स्पर्म उस टाइम पे जिंदा रहे उस टाइम पे, तो भी वो फर्टिलाइजर्स कर पाएगा। अगर उधर जिंदा नहीं रहा, उधर तक पहुंचा और उससे पहले ही वो मर गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है सारे स्पर्म। और बेस्ट और सबसे मेन मेथड सब कुछ है, पर अगर कैपेसिटेशन की प्रोसेस प्रॉपर नहीं हो रही है तो भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले स्पर्म का अप्रोक्सीमेशन समझते हैं, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हम ठीक से समझ पाएंगे। सो अभी हम सबसे पहले समझते हैं सीमेन के बारे में, क्योंकि हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के लिए सीमेन का प्रॉपर होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये एमसीक्यू में भी कई बार पूछा जाता है कि सीमेन के अंदर क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती है, और नॉर्मल क्या होता है। तो कि नॉर्मल सीमेन कितना होता है कि 2 to 3 ml। तो नॉर्मल सीमेन का वॉल्यूम कितना होगा? 2 to 3 ml। और क्या होता है सीमेन के अंदर? तो कि सीमेन के अंदर 3 जो हमारी ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, उन 3 का सिक्रीशन होता है, ठीक है। इतना पता चल गया। अब सेमिनल वेसिकल्स क्या करती है पता है आपको, कि वो क्या क्या देती है सीमेन के अंदर, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो सेमिनल वेसिकल्स जैसे ही स्पर्म होते हैं ना, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सेमिनल वेसिकल्स के पास जाते हैं, ठीक है। और वहाँ से जाके वो यहाँ पे प्रोस्टेट के पास जाते हैं और आगे बल्बो यूरेथ्रल पे वो लेते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स उसको 60% पार्ट देती है। तो समझो क्या क्या देती है। तो सबसे ज़्यादा देती है रिच फ्रुक्टोज, आयन्स और बाकी सब कुछ। और एक चीज़ ऐसी देती है कि जो बहुत ज़रूरी है, वो देती है फाइब्रिनोजेन। सेमिनल वेसिकल्स स्पर्मेटोजुआ जैसे ही उसके पास आएगा, वो साथ में लिक्विड मिक्स कर देगा। सेमिनल वेसिकल्स क्या लिक्विड होगा उसके साथ? फाइब्रिनोजेन। वो क्या करेगा? सारे स्पर्मेटोजुआ है ना, उसको फ्रीज कर देगा। तो जो फाइब्रिनोजेन होता है ना, वो सारे स्पर्म को फ्रीज कर देगा, ठीक है। और उन सबको ऐसा चिपका के रखेगा कि जिससे ही कोई मतलब मेल इजेक्यूलेशन करेगा फीमेल की वजाइना में, तो वो सर्विक्स में चिपक जाएंगे फाइब्रिनोजेन। वो एक प्रकार का क्लोटिंग प्रोटीन है सर्विक्स होगा। सोचो ये ऐसे मैं बना रहा हूँ कि ये एक सर्विक्स है और यहाँ से वजाइना, तो यहाँ से ऐसे सीमेन जाएगा ना, इसको चिपका देगा इधर, ठीक है। जैसे इजेक्यूलेशन होगा वो इधर चिपका देगा, क्योंकि अभी जैसे ही स्पर्म डायरेक्ट इधर नहीं आ जाते। स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं? एपिडिडर्मिस में स्टोर होते हैं। तो जब ज़रूरत पड़ती है इजेक्यूलेशन टाइम पे, वो सेमिनल वेसिकल्स पे आके वो लिक्विड लेके फाइब्रिनोजेन क्या करेगा? उसको थोड़ा क्लोट कर देगा। जैसे ही वो रिलीज़ होगा, इधर क्लोट चिपक जाएगा। और आगे जाके एक चीज़ और लेता है, 60% सेमिनल वेसिकल्स का ले लिया, और एक चीज़ लेता है सीमेन वो प्रोस्टेट के पास लेता है 25% में। एक मेन फैक्टर क्या होता है? फाइब्रिनोलाइसिन लेता है। क्या लेता है? फाइब्रिनोलाइसिन। तो जैसे ही ये चिपका होगा, उसके कुछ ही टाइम बाद फाइब्रिनोलाइसिन क्या करेगा? उस क्लोटिंग को तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ेगा, सारे स्पर्म रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और सर्विस के अंदर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि पहले तो सबको क्लोट कर दिया था। क्लोट किया था ताकि जैसे इजेक्यूलेशन हो, सीमेन अंदर जाए वजाइना के अंदर, डायरेक्ट और सर्विक्स में चिपक जाए। और कुछ टाइम बाद वो प्रोस्टेट का लिया हुआ जो फाइब्रिनोलाइसिन था, वो उसको अनक्लोट कर देगा। मतलब जो क्लोट हुआ था वो सब कुछ फिर से तोड़ देगा और स्पर्म को रिलीज़ कर देगा इधर से, तो सर्विक्स से वो लोग आराम से जा सके, ठीक है। और फ्रुक्टोज, आयन्स, वो सब उसको न्यूट्रिशन भी हेल्प कर सकते हैं, बाकी सब सारी प्रोसेस में हेल्प कर सके, इसीलिए वो साथ में देगा। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी 5% हिस्सा देगी और आगे का कुछ लुब्रिकेशन के लिए भी देगी, ठीक है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इसीलिए हेल्प करती है। मतलब पूरे सीमेन के अंदर 10% ही स्पर्मेटोजुआ होता है, बाकी सब कुछ ये सब कुछ होता है। तो ये समझ में आ गया। तो ये सब कुछ प्रॉपर वे में और प्रॉपर वैल्यू में होना ज़रूरी है। स्पर्म में अगर 1 ml स्पर्म में कितने स्पर्मेटोजुआ होने चाहिए नॉर्मल? तो 100 मिलियन स्पर्मेटोजुआ होने चाहिए। और मैच्योर हो इमेच्योर हो बात की बात है, पर इतने तो होने ही चाहिए, ठीक है। और पीएच कितनी होनी चाहिए सीमेंट की? तो पीएच की बात है 7.2 to 7.6, ठीक है। तो ये सब वैल्यू याद रखो, एमसीक्यू के लिए ज़रूरी है। सेमिनल वेसिकल्स क्लोट करता है ताकि सर्विक्स में चिपक जाए फाइब्रिनोजेन की हेल्प से।
प्रोस्टेट ग्लैंड उसको फाइब्रिनोलाइसिस देता है ताकि वो सर्विक्स में चिपके, उसके बाद वो अनक्लोट होके फिर से आगे प्रोसेस के लिए जा पाए स्पर्म। 10% स्पर्मेटोजुआ होते हैं सीमेन में 5% बर्बोयूरेथ्रल का पार्ट होता है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो इतना सीमेन के लिए काफ़ी। तो अभी हमने सीमेन के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम समझते हैं मैच्योरिटी एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो मैंने जैसे कि गेमेटोजेनेसिस में बोला था, स्पर्मेटोजुआ होता है ना, वो एकदम परफेक्ट मैच्योर हो जाता है, उसके पास प्रॉपर टेल होती है, पूरे सारे पार्ट होते हैं। अगर प्रॉपर पार्ट होगा स्पर्म के पास, स्पर्मेटोजुआ के पास, तो ही वो एंड तक सर्वाइव कर पाएगा। इसीलिए मोटिलिटी और मोटिलिटी दोनों ज़रूरी है स्पर्म की। और ठीक से ट्रांसपोर्ट होना, मतलब अगर एम्प्यूला तक स्पर्मेटोजुआ का पहुंचना भी तो ज़रूरी है, और एम्प्यूला के पहुंचने के बाद उसका उस टाइम पे जब तक सेकेंडरी oocyte नहीं आता तब तक उसका ज़िंदा रहना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें भी ज़रूरी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो ये सब बेसिक समझ में आ गया। अब मेन प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन से पहले हम समझते हैं कि कितने स्पर्म एम्प्यूला तक पहुँचेंगे। मैंने बोला था कि 100 से 200 मिलियन तो एक ml में होने चाहिए, पर एक इजेक्यूलेशन होता है ना, उसमें 200 से 500 मिलियन, जी हाँ 200 से 500 मिलियन स्पर्मेटोजुआ इजेक्यूलेट होते हैं। ठीक है, बट एट साइट एम्प्यूला तक कितने 300 से 500 तक मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। सोचो, सॉरी 5000 नहीं, 500 300 से 500 तक ही पहुंच सकते हैं, एम्प्यूला साइट तक पहुंचते हैं। बाकी सारे लोग, कई सारे ऐसे ही मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। कुछ लोग मैच्योर नहीं हुए तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो एम्प्यूला साइट तक कितने पहुँचेंगे? 300 से 500। इसीलिए ही स्पर्म को हम एक सैनिक की तरह लेते हैं कि इतने सारे सैनिक हमने दिए हैं, पहुँचेंगे कितने? बहुत ही कम। तो इसीलिए स्पर्म बहुत ज़्यादा बनते हैं ताकि कोई तो तीर लग जाए इतने सारों में से। तो 300 से 500। और हमने सेकेंडरी oocytes को रानी क्यों बोला? क्योंकि वो जो निकली है, अगर वो फर्टिलाइज हुई तो वही एक वन एंड ओनली होगी। ठीक है, हर महीने में। तो इसलिए सेकेंडरी oocytes में आगे हम देखेंगे, थोड़े समझेंगे। ठीक है, पर अभी पहले हम समझते हैं कि ये 300 से 500 पहुंच सकते हैं एम्प्यूला तक, और ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम सर्वाइव करेंगे? तो 24 से 48 आवर इतना ही सर्वाइव करते हैं ये। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कैपेसिटेशंस है क्या, कैपेसिटेशंस। और तो ये एग्ज़ाम में भी 2 मार्क में या फिर MCQ में या फिर कहीं पे भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। तो जैसे स्पर्मेटोजुआ हमने देखा था कि गेमेटोजेनेसिस में मैच्योर बन गया था, पर वो अभी भी मैच्योरिटी के एक लास्ट स्टेज पे होता है। जब जैसे ही स्पर्म है ना यूट्रस में जाता है ना, वहाँ एक प्रोसेस होती है। ठीक है, मतलब समझो एक स्पर्म है, ठीक है, ये ओवम है, ये सेकेंडरी oocyte है। ठीक, अभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो उससे पहले उसके अंदर थोड़ा चेंजेस करेगा ये यूट्रस भी, उसको थोड़ा सजाएगा। ये स्पर्म और ओवम मतलब दोनों के बीच आने के लिए ये यूट्रस उसको थोड़ा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या चेंजेस होता है अभी तक डिफाइन नहीं है इतना, बट उसके मॉर्फोलॉजिकल मतलब कुछ जो मेम्ब्रेन होता है उसमें मतलब होता है चेंजेस। तो 7 घंटे तक ये चेंजेस का टाइम रहता है। कैपेसिटेशन 7 घंटे तक चलता है। फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, लास्ट टाइम जब अभी ये स्पर्मेटोजुआ मैच्योर होगा और ये फर्टिलाइज के लिए लायक बनेगा। कैपेसिटेशन हुआ स्पर्म ही फर्टिलाइज हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या है पता है कैपेसिटेशन में? तो समझाता हूँ। समझो ये ये हेड है स्पर्म का, इधर न्यूक्लियस है, ऊपर एक्रोसोम। तो यहाँ पे है ना ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं और एक रिसेप्टर होते हैं, सोना पेलिसेडा के रिसेप्टर के प्रोटीन होते हैं, जो क्या करते हैं उसको पता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पता है कि लोकेन की फॉर्म होता है। तो मतलब जैसे ही एंजाइम कैसे लोकेन की फॉर्म करते हैं, वैसे भी इसमें भी क्या होता है कि ये सेकेंडरी oocyte है और ऊपर जोना पेल्यूसिडा का लेयर होता है। ये तो पता ही है। सेकेंडरी oocyte अकेला नहीं होता, ऊपर जोना पेल्यूसिडा का लेयर होता है, साथ में कोरोना रेडिएटा के सेल होते हैं। ठीक है, ऊपर होते हैं थोड़े। ठीक है, तो ये सब हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में। तो इधर भी स्पर्म के पास ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, सोना पेल्यूसिडा के प्रोटीन होते हैं। तो कैपेसिटेशन करता क्या है, जो ज़रूरी है वो ज़्यादा बढ़ाएगा। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन को हटा देगा और जोना पेल्यूसिडा के रिसेप्टर का प्रोटीन होता है वो बढ़ा देगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होने के चांसेस बढ़ जाए, ताकि स्पर्म हमारा अटैच होने के लिए, समझो ये सेकेंडरी oocyte की वॉल है,
ये ज़ोना पेल्यूसिडा है, तो ऊपर ऐसे कप ऐसे रिसेप्टर होगा, इसका नाम है ZP3 रिसेप्टर। इधर स्पर्म क्या होता है, बाइंड होता है, ठीक है, और बाइंड होता है वैसे ही प्रोसेस आगे स्टार्ट होती है। तो ये बाइंड होने के लिए इसका प्रोटीन बढ़ाता है, ज़ोना पेल्यूसिडा प्रोटीन, ठीक है, रिसेप्टर के। तो ये प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन की प्रोसेस, ठीक है। कुछ प्रोसेस क्या होती है, तो क्या इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस भी होती है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है थोड़ी, जो उसको फर्टिलाइजेशन एंड नॉन फर्टिलाइजेशन उसके प्रपोज के लिए इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन होती है दोनों ओवम और स्पर्म के बीच में। तो ये सब कैपेसिटेशंस के लिए था। 7 आवर तक ये चलती है प्रोसेस, ठीक है, और स्पर्म को मैच्योर बनाती है, स्पर्म का लास्ट स्टेज, उसके बाद ही स्पर्म फर्टिलाइज होगा। तो ये सब कहाँ पे होता है, ये सब होता है यूट्रस के अंदर, यूट्रस से लेके यूट्राइन ट्यूब तक, फेलोपियन ट्यूब तक होता रहता है कैपेसिटेशन। स्पर्म अपना लायक बनता है, ज़रूरी चीज़ें होती है वो एक्टिव करता है और एकदम मैच्योर हो जाता है, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करने में, ठीक है। इसको कहते हैं कैपेसिटेशन प्रोसेस। तो स्पर्म के लिए और सीमेन के लिए इतनी सारी चीज़ें ज़रूरी थी, और ये सब चीज़ें अगर इनफर्टाइल पेशेंट होता है ना, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हुआ अगर मेन में, तो ये इनफर्टिलिटी को प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब चीज़ें किसके लिए ज़रूरी है, फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सेम टू सेम वुमन के लिए भी ओवम का ट्रांसपोर्ट होना, ओवम का प्रॉपर स्ट्रक्चर होना ओव्यूलेशन के टाइम, और उसका ट्रांसपोर्टेशन एम्प्यूला में प्रॉपर हो जाना, वो भी ज़रूरी है, और उसका वहाँ पे ज़िंदा रहना, ठीक है, वो भी ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें गेमेट्स के लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर गेमेट्स में प्रॉब्लम हुआ इन सब चीज़ों में, तो वो इनफर्टिलिटी को प्रोड्यूस करेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेज है ये। अब दूसरा स्टेज है कि मान लो स्पर्म रेडी हो गया, कैपेसिटेड हो गया, अब तैयार है वो फर्टिलाइजेशन के लिए, तो अब क्या करेगा पता है, चलिए अब इस प्रोसेस को, सारी प्रोसेस को ठीक से समझते हैं। तो वो अब समझो ये स्पर्म है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte होता है ना, वो अकेला नहीं होता, मैंने बोला था जब ओव्यूलेशन के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो उसके आसपास एक लेयर होता है, उसका नाम है ज़ोना पेल्यूसिडा, और उसके आगे कोरोना रेडिएटा का सेल्स होते हैं थोड़े थोड़े, जो हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, एंजाइम प्रोसेस में, फर्टिलाइजेशन के टाइम, ठीक है। तो उसको 3 बैरियर पार करने पड़ेंगे। एक होता है कोरोना रेडिएटा का सबसे पहला लेयर, फिर उसको ज़ोना पेल्यूसिडा को तोड़ना पड़ेगा, और उसके बीच में ये जो मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं विटिलिन मेम्ब्रेन, समझो। सेकेंडरी oocyte का आगे मेम्ब्रेन जो होता है वो विटिलिन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सब पार कर लिया तो ही स्पर्म फर्टिलाइज हो पाएगा। अगर इसमें इनमें से एक भी पार नहीं हो, एक पार हो गया, 2 पार हो गया, तीसरा नहीं हो, तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। पहुंचने के लिए ये 3 बैरियर पार करने ही पड़ेगा, ठीक है। और गेमेट्स ये 3 बैरियर इन 4 प्रोसेस से पार करता है। क्या है, एक्रोसोमल रिएक्शन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बैरियर, कैल्शियम वेव इन oocytes और न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है अभी हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो अब हम ना इन सब चीज़ों को शॉर्ट में समझते हैं, जितनी ज़रूरी है इतनी, ठीक है। तो अब समझो कि ये एक विटिलिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर है, उसके आसपास ये सारे कोरोना रेडिएटा के सेल्स है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ज़ोना पेल्यूसिडा के पास एक रिसेप्टर होगा जिसका नाम है ZP3 रिसेप्टर। स्पर्म अगर इस साइड पे अटैच होगा तो ही आगे जा पाएगा, ठीक है। इतना पता चल गया। ये ज़ोना पेल्यूसिडा का लेयर है। अब होता क्या है, स्पर्म आया, ठीक है, चलो कि एक स्पर्म आ गया, ऐसे मैंने बोला 300 से 500 स्पर्म साइड पे हो गए, तो सब अटैक करेंगे ऐसे कि मुझे फर्टिलाइज होना है, मुझे फर्टिलाइज होता है। पर जो स्पर्म ठीक से अटैच होगा तो उधर क्या होगा पता है, मैंने बोला था कि स्पर्म होता है ना, स्पर्म के हेड में एक बैग होती है जिसको कहते हैं एक्रोसोमल बैग। उसके पास एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, फटती है ना, जैसे ही मतलब समझो उसका हेड पार्ट फटा, वो एंजाइम रिलीज कर देगी। उसके अंदर कई सारे एंजाइम होते हैं, और कोरोना रेडिएटा भी क्या करेगी, कुछ एंजाइम रिलीज करेगी, प्रोटीज एंजाइम हो गए कुछ, ठीक है। जो ज़ोना पेल्यूसिडा का जो लेयर है ना, उसको थोड़ा थोड़ा पेनिट्रेट करेगी, छेद करेगी, ताकि स्पर्म अंदर चला जाए। जैसे ही स्पर्म अटैच हुआ वो बैग फटेगी और इसको इस लेयर को तोड़ देगी,
और आगे चले और अंदर का जो पार्ट होगा वो अंदर धकेलेगी, ठीक है। तो वो ऐसे कोरोना रेडिएटा का लेयर पार करेगी, जोना पेल्यूसिडा का लेयर पार करेगी और विटिलियन मेम्ब्रेन का लेयर पार करेगी। अब समझो, स्पर्म जैसे ही इधर आएगा ना तो उसका हेड पार्ट तो ऐसे होगा, तो अब स्पर्म का क्या होगा पता है, हेड पार्ट तो टूट चुका है, अब इधर न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस अंदर फेंक देगी। देखो समझो, इधर चला क्या गया, मेल गेमेट का न्यूक्लियस चला गया एन वाला, इधर सेकेंडरी oocyte तो है ही। जैसे ही इधर अंदर आ जाएगा, अब पता चल चुका है कि अब किसी को अंदर आना नहीं देना है, ठीक है। एक स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आ चुका है, अभी अंदर आने नहीं देना है, तो इधर स्मूथ रेटिकुलोसाइट होगा, ठीक है, स्मूथ एंडोमेट्रियम रेटिकुलोसाइट। वो एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, कैल्शियम आयन का सिक्रेशन करेगा, और इस जोना पेल्यूसिडा का लेयर होता है ना, और विटिलियन मेम्ब्रेन का, उधर +4 से इतना भर देगा कि कोई स्पर्म आ ही नहीं पाएगा, और जोना पेल्यूसिडा को इतना एक्टिव कर देगा कि उनको बोल देगा कि अब कोई स्पर्म नहीं आना चाहिए। जैसे ही ये स्पर्म अंदर आता है, इसका कंटेंट बोल देगा कि अब नो स्पर्म। तो जोना पेल्यूसिडा किस लिए ज़रूरी है कि ताकि मल्टीपल स्पर्म अंदर न आ पाए, ठीक है, पॉलीस्पर्मिया न हो पाए। 2 स्पर्म आ गए तो 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे, जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो जोना पेल्यूसिडा का लेयर क्या करता है, एक स्पर्म आ गया, दूसरे स्पर्म को नहीं आने देगा, ठीक है। और अंदर जो आगे प्रोसेस होगी, जैसे कि मैंने बोला था कि क्या, इधर बैरियर क्या करेगा, सभी बैरियर्स को एक्टिवेट कर देगा। कैल्शियम वेव क्या करेगी, उस साइड के अंदर बाकी स्पर्म को आने नहीं देगी, और न्यूक्लियस का क्या होगा, फ्यूजन होगा। जो न्यूक्लियस मेल गेमेट का निकला है, इसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोन्यूक्लियस, क्योंकि वो पुराना है, क्योंकि वो गेमेट्स का है, ठीक है। अगर स्पर्मेटोजुआ एक्स अंदर आया होगा, एक्स न्यूक्लियस वाला, तो गर्ल फॉर्म होगी। अगर वाई न्यूक्लियस वाला आएगा होगा स्पर्मेटोजुआ, तो क्या होगा, बॉय फॉर्म होगा, ठीक है। तो उस पर सेक्स डिटर्मिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये अंदर आया हुआ न्यूक्लियस है जो मेल गेमेट्स का प्रोन्यूक्लियस, वो कौन से स्पर्मेटोजुआ से आया है, एक्स स्पर्मेटोजुआ से आया है या वाई स्पर्मेटोजुआ से आया है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने सारी प्रोसेस कि कोरोना ये सब बैरियर का क्या ज़रूरी होता है, कैल्शियम का क्या ज़रूरी होता है, और न्यूक्लियर ऐसे फ्यूज़न हो जाएगा। जैसे ही न्यूक्लियस अंदर आया, सेकेंडरी oocytes अपना प्रोसेस, मतलब जो मियोसिस 2 था, मियोसिस 2 वो कंप्लीट कर लेगी, और एक क्या बन जाएगी, मैच्योर ओवम बन जाएगी, ठीक है। और ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे, साथ में न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा। कैसे फ्यूज़न होगा, मतलब ये दोनों मिल नहीं जाएंगे, ये दोनों इधर आए और फिर स्टार्ट होगा एक प्रोसेस, और ये होगा जाइगोट बनेगा आगे, ठीक है। कौन सा मैंने बोला था, जो अनस्पेशलाइज्ड डाइप्लॉइड मोनोन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल में फॉर्म होगा, वो बनेगा क्या, जाइगोट बनेगा। कैसे बनेगा तो हम आगे समझेंगे। तो ये सारी रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, 2 न्यूक्लियस आगे अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो होगा क्या, वो अपना सेकंड म्यूटिक डिवीज़न अंदर फीमेल गेमेट कंप्लीट कर देगा, और 2n सेल बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाएगा, लड़का बनने वाला है, लड़की बनने वाला है, वो स्पर्मेटोजुआ कौन सा क्रोमोसोम लेके आया उसके ऊपर डिपेंड होगा, और आगे एक प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्लीवेज, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियोलॉजी का बेस पार्ट है, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट में समझाया है, ये बहुत डिटेल में समझने की भी चीज़ है। ये सारी जो रिएक्शन होती है वो बहुत डिटेल में होती है, बट अभी हमें ज़रूर इतना था, तो मैंने फर्टिलाइजेशन को इतना समझाया, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी का कॉन्सेप्ट के लिए। फर्टिलाइजेशन होती है ना, जो मैंने कहा था कि एम्ब्रियोलॉजी के लिए ज़रूरी है। तो हमारे अंदर जो गेमेट होता है न्यूक्लियस, इन शॉर्ट में आपको समझाऊँ तो ये समझो कि एक टाइप की बुक है हमारी। अभी हमें पता है कि हमें बेबी बनाना है, ठीक है, कोई एक बेबी बनाना है, फिटस बनाना है, तो हमें पता है कि कैसे बनाए, उसका आँख कैसी बनानी है, कान कैसे बनाने हैं, नाक कैसे बनाना है, तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये न्यूक्लियस के ऊपर।
न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए हमारा क्या है, सारे पेजेस है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन छुपी होती है। अब समझो कोई घर बनाना है तो हमें सबसे पहले चाहिए कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो वो सब बुक में लिखी होनी चाहिए। फिर हमें मटेरियल चाहिए, मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए। और फिर हमें क्या करना होगा, घर बनाना होगा तो बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्ड करेंगे। तो ये जो बुक है ना हमारी, हमें क्या करना है, एज ए बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग बनानी है हमें, वो बेबी बनाना है, तो उसके लिए जो बुक चाहिए वो क्या प्रोवाइड करेगा, डीएनए प्रोवाइड करेगा कि कौन सा, मतलब उसकी आँख का कलर कौन सा बनाना है, आँख कैसे बनानी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होगी, ये मेल गेमेट के अंदर और फीमेल गेमेट के अंदर। वो दोनों फ्यूज़ होके वो दोनों साथ में वर्क करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और आगे जो मैं प्रोसेस बोलने वाला हूँ, क्लीवेज की प्रोसेस, वो किस में मदद करेगी, वो हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगी। यस, एक क्लीवेज प्रोसेस होगी ना, मतलब अभी समझो हमारे पास जाइगोट है, एक सेल से हमें पूरा बेबी बनाना है, समझ रहे हो, तो सारी मटेरियल अभी हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी और बनाने पड़ेंगे कई सारे सेल्स। तो वो कैसे बनाएंगे, वो मटेरियल प्रोवाइड करने पर, वो क्लीवेज के प्रोसेस से हमें पता चलेगा। और फिर आगे बिल्डिंग कैसे बनानी है, ठीक है, वो भी हमें आगे पता चलेगा। तो हमने अभी फर्टिलाइजेशन से हमें क्या मिला, एक बुक मिली, इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि आगे बेबी के अंदर सारा स्ट्रक्चर ऐसा होगा, बेबी लड़का होगा या लड़की होगा वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।